क्लास में हम लोग पोटेंशियल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे, वो भी एट एनी पॉइंट के लिए। तो देखिए वहां पर हम क्लियर किए हुए थे फिगर में कि पी पॉइंट पर एंगल लिए थे हम लोग अल्फा, और हम बताए हुए थे कि इस अल्फा के माध्यम से हम लोग डायरेक्शन को निकालेंगे। तो आइए हम कह सकते हैं पुनः माना कि पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अल्फा है। तो देखिए यहां पर डायरेक्शन हम लोग अल्फा माने थे। याद रहे डायरेक्शन निकालने के लिए 11th के फैक्टर में ही पढ़ा दिया जाता है कि tan अल्फा बराबर फार्मूला होता है y कंपोनेंट बटा x कंपोनेंट, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू फार्मूला कह सकते हैं y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट। तो देखिएगा इट इंप्लाइज दैट tan अल्फा को हम लोग कहेंगे y कंपोनेंट का मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस का जो इंटेंसिटी हम लोग लिए थे वो लेंगे, यानी आपका था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू p sin थीटा बटा r क्यूब, और x कंपोनेंट का था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू 2p cos थीटा बटा r क्यूब। यही था। तो देखिए ये आपका क्रॉस हो रहा है, p भी आपका क्रॉस हो रहा है, r क्यूब भी आपका क्रॉस हो रहा है। तो देखिए आप कह सकते इट इंप्लाइज दैट tan अल्फा इज इक्वल टू, ये तो क्रॉस ही हो गया 1/2, देखिए sin थीटा बटा cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसा आप कह सकते हैं। अब देखिए अगर यहां से अल्फा निकालना हो, ठीक, तो देखिए ये tan इधर आ जाएगा, आप कह सकते हैं tan इनवर्स 1/2 बट tan थीटा, और यही आपका एंगल हो जाएगा। शायद किसी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप लिखे हुए पुनः माना कि P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा अल्फा है, tan अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। y कंपोनेंट का अर्थ हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए आपने जो इंटेंसिटी निकाला था वो लिखिए। फिर देखिए x कंपोनेंट का मतलब हो गया x एक्सिस का जो इंटेंसिटी था वो लिख लीजिए, जो क्रॉस हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, काट देंगे, जो बच गया है वही आपका फाइनली आंसर हो गया है। ठीक, जिसको नोट करना है नोट करिए, हालांकि नोट करिए ही, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि जब भी पढ़ने के लिए बैठिएगा तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे। ठीक, आई नोट करिए। चलिए तो बेटा दिस चलिए अब आप लोगों के सामने एक और भी क्वेश्चन रख रहे हैं। ठीक, जरा ध्यान से समझना है, देखना है, फिर आगे बढ़ना है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने में। चलिए तो देखिए क्वेश्चन ही आपका कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण द्वारा किया गया कुल कार्य एवं विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन ही कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण इसका अर्थ हो गया टॉर्क। ठीक, तो आइए इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही हम लोग टॉर्क निकालेंगे। ठीक, वर्क डन होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगा, आराम से पहले देखना है। चलिए
टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालने के लिए, बल आघूर्ण का एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लेना पड़ेगा। तो आइए मान लिया कि ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन इधर से इधर की होगा, और आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग इसे वेक्टर क्वांटिटी है, तीर का चिन्ह करते हैं। तो ये जो फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हमको डाइपोल एडजस्ट करना है, और डाइपोल के बारे में पिछले वीडियो में हम बेहतरीन तरीका से बताए हुए। मान लीजिए कि ये दो पॉइंट होता है, जिसमें एक पॉइंट को हम लोग ए कहते हैं और दूसरे पॉइंट को बी कहते हैं। यहां पर मान लिया आपका नेगेटिव चार्ज है और यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है। सेंटर पॉइंट ओ हो गया, सेंटर से लेफ्ट भी एल और सेंटर से राइट भी एल। इसी सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, इसी सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। याद रहे पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुदिश होता है। पॉजिटिव चार्ज पर जो बल की दिशा होगी वो इधर हो जाएगा। फिर नेगेटिव चार्ज पर जो बल की दिशा होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ठीक, तो देखिए यहां पर भी फोर्स मान लीजिए F लगेगा, यहां पर भी फोर्स F लगेगा। चलिए अब आप कह सकते हैं कि ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये थीटा कोण पर एडजस्ट, मान लिया अगर यहां थीटा है तो आप कह सकते हैं कि ये भी तब थीटा ही होगा। चलिए अब क्या करते हैं, यहां पर हम लोग परपेंडिकुलर ले लेंगे, यानी लंब डाल देंगे, और जैसे ही लंब डालेंगे इस पॉइंट का नाम हम लिख सकते हैं क्या, सी। परपेंडिकुलर का अर्थ ही हो गया कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है। जरा ध्यान से देखेंगे, अब ये जो AB है, ठीक, ये AB आपका हो गया 12, क्योंकि L और L तो 12 हो गया। अब आप इस लेंथ को कह सकते हैं 12 sin थीटा। चलिए अब देखिए ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, चार्जेस भी है, फोर्स भी लग रहा है। आपको पढ़ाए हुए हैं E = F/Q0 या F/+Q0। आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आप कह सकते हैं F = A, लेकिन क्या Q0, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये F के बराबर लिख सकते हैं आप E × Q0। तो सवाल है कि यहां पर चार्ज तो Q0 हम लोग लेके चलते थे तो Q0 लेंगे, लेकिन यहां पर चार्ज जो है वो +Q है और -Q है, तो इसीलिए आप यहां पर चार्ज +Q या -Q लेंगे। फिर साइन प्रॉपर्टी को मोड का यूज करके हम लोग हटा ही देते हैं, तो E × Q यहां भी लिख सकते हैं और E × Q यहां भी लिख सकते हैं। साइड कंप्लीट दिखाई देता होगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए तो यही आपका फिगर है, पहले इस फिगर को बेहतरीन तरीका से समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक कंप्लीट पहले फिगर को समझ लेंगे, फिगर के बारे में थिंकिंग कर लीजिए, सोच लीजिए, जो मन में आए कर लीजिएगा। ठीक, बेहतरीन तरीका से पहले समझना है, ऐसा नहीं कि बाउंस मारे। चलिए तो देखिए एकदम कुछ नहीं किए हैं, पीछे भी डाइपोल बनाए थे, यहां भी हमने डाइपोल लिया। ठीक है, डाइपोल जैसे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, हमने भी बना दिया। जैसे ही एंगल बनाए हैं तो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे। ठीक, तो याद रहे ये जो डाइपोल है आपका, ठीक, तो ये मूव करेगा, क्योंकि टॉर्क का अर्थ ही होता है मूविंग पोजीशन, मूव करेगा। जैसे ही मूव करेगा तो इसका मतलब है कि इस चार्जेस पर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है, यानी बल लग रहा है। चलिए तो यही आपका फिगर किया हुआ है। कई बार हम भूले भी है कि फिगर को देखिए और आराम से लैंग्वेज लिखिए, एकदम चाय पी कर के। चलिए तो देखिए आप कह सकते हैं, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः -Q एवं +Q है। दोनों आवेश के बीच की न्यूनतम दूरी 2L है, जो समरूप विद्युत क्षेत्र
ई के अंतर्गत थीटा कोण पर स्थित है, मतलब रखा हुआ है। नहीं, आइए ठीक, पहले लैंग्वेज को या तो अपने से लिख लीजिए या तो हम फिर लिख दे रहे हैं। चलिए, आप कह सकते हैं माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः, देखिए माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है, जिस पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लैंग्वेज लिखे हैं कि वही आप लिखे, आप समझ के इसको अपनी भाषा में द्वितीय लाइन होता है, द्वितीय लाइन लिखिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है। आप ऐसे भी कह सकते हैं दोनों आवेश के बीच की न्यूनतम दूरी 12 है। आप कह सकते हैं माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः माइनस क्यू एवं प्लस क्यू है। दोनों आवेश के बीच की न्यूनतम दूरी 2l है। चलिए, जिसको नोट करना होगा बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो बढ़ जाते हैं फिर आगे। अब देखिए, ये जो डाइपोल है, द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव पर फोर्स लग रहा है और पता होना चाहिए ये जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इसी बल को हम लोग बल आघूर्ण यहां पर कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। आप कह सकते हैं हैंस द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। चलिए, अब डाइपोल पर जो टॉर्क लग रहा है, इस चीज को हम लोग निकाल रहे हैं। आइए आराम से देखिएगा। सबसे पहले कहेंगे दैट इज द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को बाबू इंग्लिश में हम लोग टॉर्क कहते हैं। याद रहे क्या निकाल रहे हैं हम? टॉर्क। ठीक है, तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला ही होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए, टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या कहेंगे? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रहे टॉर्क को इस तरह से सी लिख दीजिएगा और यहां पर लाइन खींच देंगे। इस सिंबल को हम लोग टाउ पढ़ते हैं, तो टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। फोर्स आपका फिगर में देखिए यहां पर एफ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये 12 साइन थीटा है, 12 साइन थीटा है। तो फोर्स एफ हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना कहें? 12 साइन थीटा। तो देखिए आप कह सकते हैं सर टाउ तो होगा ही, एफ के बदला में आप ये भी तो कह सकते हैं ई इंटू क्यू। तो ई इंटू क्यू इंटू 12 साइन थीटा। चलिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखिए Q इंटू 12 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से, और P इज इक्वल टू फॉर्मूला Q इंटू 12। अब ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो यहां पर लिख देते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 12। तो देखिए आप कह सकते हैं टाउ इज इक्वल टू, चलिए E तो होगा ही Q इंटू 12 के बदला में P, लेकिन साइन थीटा। शायद कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसको मिटा देते हैं बगल में। आराम से देखना है, पहले देखना है और उसके बाद नोट करना है, पहले बिल्कुल समझ लेना है। अब देखिए इसको सजा के लिख सकते हैं। इट इज इंप्लाइज दैट टाउ इज इक्वल टू पी ए साइन थीटा। तो देखिए ये टाउ का फार्मूला
आ गया है आपके सामने में। जिसको नोट करना है नोट करिएगा, जिसको स्क्रीनशॉट करना होगा बढ़िया से करिए। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए, तो यहां तक आ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन ही आपका क्या कह रहा है कि वर्क डन भी निकालने के लिए, ठीक, तो देखिए ये जो डाइपोल है, ठीक, इसको हम लोग मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब मूव करवा रहे हैं तो इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक, और जब फोर्स लग रहा है और ये चार्जेस एक जगह से दूसरे जगह बढ़ रहा है तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग वर्क बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, ठीक। तो पहले देखिए स्मॉल वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले कहेंगे हैंड्स द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा से घुमाने में किया गया अल्प कार्य। तो प्यारे बच्चों देखेंगे हम लोग अभी टोटल वर्क डन नहीं निकाल रहे हैं, स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं। तो देखिए अभी आप तुरंत देख रहे हैं, आप कह सकते हैं दैट इज द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा से घुमाने में किया गया अल्प कार्य। मतलब हम लोग टोटल वर्क डन नहीं निकाल रहे, अभी स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं, ठीक। तो वर्क को डिनोट करते हैं हम लोग डब्ल्यू से, स्मॉल वर्क डन निकालते हैं तो डी डब्ल्यू कहेंगे, ठीक। तो वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला ही होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो फोर्स जो है, बल जो है, ये अब कन्वर्ट हो रहा है टॉर्क में, क्योंकि टॉर्क जो है, बल आघूर्ण जो है, ये एक प्रकार का बल है। तो चलिए टॉर्क के बदला में आप कह सकते, ये जो टॉर्क, ये आप यहां पर वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो फोर्स के बदला में हम आपको कह सकते हैं क्या, टाउ, ठीक। लेकिन डिस्प्लेस्ड जो हो रहा है वो डी थीटा हो रहा है, तो आप कह सकते हैं क्या, टॉर्क इनटू डी थीटा। तो ये आपका स्मॉल वर्क डन हो गया, ये आपका स्मॉल वर्क डन हो गया। आप देखिए कह भी सकते हैं कि सर डी डब्ल्यू तो होगा ही। अब सवाल है कि टॉर्क के बारे में अभी हम लोग तुरंत फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप कह सकते हैं क्या, पी ई साइन थीटा, लेकिन डी थीटा। तो अब देखिए डी यहां भी है, डी यहां भी है, तो ये स्मॉल वर्क डन हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क डन आपका आ जाएगा। आप कह सकते हैं अतः द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो अब देखिए हम लोग टोटल वर्क डन अब निकाल रहे हैं, तो एकदम कंप्लीट समझना है। ये रहा डाइपोल, सपोज कीजिए जब ये डाइपोल मूविंग पोजीशन पे ये आया, ठीक। तो जब चलना स्टार्ट किया तो इसको हमने θ1 माना, ठीक। और जब पूरा मूव कर गया तो इसको θ2 मान लिया, यानी एंगल θ1 से θ2 तक इंटीग्रेशन करना है। आराम से देखिएगा, तो ये डी इंडिकेट कर रहा है कि ये टर्म डिफरेंशिएशन के रूप में है। याद रहे कल भी बताए थे, जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसी का इंटीग्रेशन होता है, ठीक। तो देखिए इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इधर क्या कहेंगे, पीई साइन थीटा डी थीटा। लेकिन सवाल है कहां से कहां तक, तो θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक। चलिए इधर पहले मिटा दें,
पहले समझ लीजिए, नोट करना है नोट करिए। चलिए देखिएगा, इंटीग्रेशन के साथ डी टर्म समाप्त हो जाता है, इंटीग्रेशन के साथ डी टर्म समाप्त हो जाता है। अब यहां पर क्या बच जाएगा, डब्ल्यू। देखिए बताए हुए हैं कि कांस्टेंट का न तो डिफरेंशिएशन होती है और न ही इंटीग्रेशन होता है, तो ये P और E ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। तो चलिए P E बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 तक किसका, तो साइन थीटा डी थीटा। शायद यहां तक आने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर देखिए आप कह सकते हैं W तो होगा ही, PE भी होगा। अब देखिए साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक। लेकिन θ1 से θ2 तक। अब देखिए इस माइनस को इधर लेके आ जाइए, आप कह सकते हैं सर W तो होगा ही, PE भी होगा। चलिए माइनस को इधर लेके आ जाए तो माइनस बाहर हो गया, आप कह सकते हैं cos θ2। चलिए गौर से पहले समझ लेना है, ये हम लोग इंटीग्रेशन किए, अब यहां पर लिमिट की प्रक्रिया होती है। जो ऊपर रहता है उसको अपर लिमिट बोलेंगे, जो नीचे रहता है उसको लोअर लिमिट बोलेंगे। बाउंस नहीं मारना चाहिए। जो ऊपर है उसको अपर लिमिट बोलेंगे, जो नीचे है उसको लोअर लिमिट बोलेंगे। और जब भी बैठेगा लिमिट तो यहां बैठेगा ना, एकदम आराम से समझ लीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो अपर लिमिट θ2 अब माइनस कॉस θ1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप W तो कहेंगे, अब देखिए इसको उलट देते हैं, जैसे उलट देंगे तो नेगेटिव जो साइन है ये आपका कॉमन हो जाएगा और ये नेगेटिव आपका खत्म हो जाएगा, यानी PE आप कह सकते हैं cos θ1 माइनस cos θ2, और यही आपका वर्गडन हो गया। और इसी वर्गडन को हम लोग टोटल वर्गडन भी बोलते हैं। चलिए आराम से बिल्कुल समझ लेना है बढ़िया से, स्टेप बाय स्टेप, फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़िया से पहले छाप लीजिएगा। चलिए अब इसका कुछ स्पेशल केस हम लोग लेकर के देखेंगे। ये आपका वर्कडन का फाइनल फॉर्मूला हो गया, इसका स्पेशल केस लेकर के देखते हैं। ठीक बारीकी से देखिए कैसे कैसे हो रहा है, पहले देखना है समझना है फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आप कह सकते हैं स्पेशल केस फर्स्ट, आइए कहेंगे when θ1 is equal to 0 degree and θ2 is equal to θ, then आराम से देखना है पहले। देखिए θ1 ले रहे हैं 0 और θ2 ले रहे हैं θ। कंडीशन देखिए क्या होगा, फॉर्मूला आपका यही है। आप कह सकते इट इज इंप्लाइज दैट W तो होगा ही, PE भी होगा। आप यहां पर क्या कहेंगे cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री माइनस cos θ2 मतलब cos θ। तो आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट W तो होगा ही सर, PE भी होगा, और यहां पर cos 0 का मतलब 1, ठीक, और माइनस cos θ। यही आपका फार्मूला बन रहा है, यही आपका फार्मूला बन रहा है। चलिए अब इसको मिटा दें या फिलहाल अभी रहने दीजिए। चलिए आप कह सकते हैं केस सेकंड। अब देखिए केस सेकंड में क्या करते हैं, θ1 0 डिग्री ही ले रहे हैं और θ2 जो है ये 180 डिग्री ले रहे हैं। कंप्लीट समझिएगा, ऐसा नहीं कि बॉस जा रहा है, आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए क्या कहेंगे, when θ1 is equal to 0 डिग्री एंड θ2 is equal to 180 डिग्री। चलिए आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट, फार्मूला ये रहेगा W तो होगा ही P EB हो जाएगा। चलिए cos 0 डिग्री, अब माइनस जो है वो तो करना ही पड़ेगा, cos 180 डिग्री। चलिए आप कह सकते हैं W तो होगा ही PEB होगा, cos 0 मतलब 1, अब माइनस cos 180 मतलब -1। साइन नहीं समझ रहे हैं, फिर से देख लीजिए, cos 0 का वैल्यू 1 होता है और cos 180 का -1 होता है, तो -1 अब माइनस तो माइनस माइनस +2 ना हो गया। तो आप इस स्थिति में कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू 2PE। शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए चलिए अब देखिए एक केस और ले लेते हैं, कहेंगे केस थर्ड। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, θ1 जो है ये 90 ले लेते हैं और θ2 को θ ही करते हैं। तो आप कह सकते हैं when θ1 is equal to 90 डिग्री एंड θ2 is equal to θ, then तब चलिए पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको मिटाएंगे। चलिए अब देखिए आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट W तो होगा ही, θ1 90 लेना है। चलिए PE तो होगा ही cos 0, इसी के आधार पर अब cos 90 करना है, तो cos 90 डिग्री हो जाएगा माइनस cos θ हो जाएगा, क्योंकि θ2 को θ ही लेना है। आप कह सकते हैं W तो होगा ही P EB हो जाएगा। चलिए cos 90 मतलब 0, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है, अब माइनस cos θ। अब देखिए कह सकते हैं W तो होगा ही और माइनस PE cos θ, यही आपका हो जाएगा। तो देखिए आप कह सकते हैं ये W जो है ये आपका टोटल वर्क डन है, और इसी टोटल वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। आप कह सकते हैं हैंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या इसी को W या कह सकते हैं माइनस PE cos θ, ठीक, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक। तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बढ़िया से एकदम देख लीजिएगा। चलिए ठीक, तो फिर मिलते हैं अपने लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद।